नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं सुपर हिट फास्ट रिवीजन, जो कि संबंधित है सामान्य ज्ञान भाग से यूपीईएसएससी या यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के साथ ही साथ अन्य कोई भी एग्जाम जिसमें वनडे एग्जाम है, जिसमें आपके जीके जीएस आता है, तो उन सबके लिए सीरीज समान रूप से उपयोगी है। वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पर मैं नई नई जानकारी को अपडेट किया करता हूं। तो उससे भी अगर अभी तक आप जुड़े नहीं है तो आप बिल्कुल जुड़ जाइए। जैसे कि हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप में लगातार जानकारी के साथ ही साथ एमसीक्यू रूप में मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पोस्ट किया करता हूँ, तो वहां से भी आप लाभान्वित हो सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो पहला पॉइंट है, जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जो भूजल जमा हो जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो ऐसे जल को हम जल भृत के नाम से जानते हैं और इसे जल धारण करने वाली परत के रूप में भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, कांगड़ा और कुल्लू घाटियां कहाँ पर स्थित है? तो कांगड़ा और कुल्लू घाटियां जो मध्य हिमालय में स्थित है। मध्य हिमालय में हिमाचल प्रदेश में अन्य जो प्रसिद्ध घाटियां हैं उनके नाम है, जैसे तीर्थन घाटी, किन्नौर घाटी, सोलांग घाटी, स्पीति घाटी, ग्रीन घाटी, बरोट घाटी, लाहौल घाटी, पम्बर घाटी आदि। तो ये प्रमुख घाटियां जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट है, क्रुक्स कांच का प्रयोग धूप के चश्मे बनाने में किया जाता है। यानी धूप के चश्मे बनाने में किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है? तो क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है। अच्छा, क्रुक्स कांच का ही उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको अवशोषित कर लेता है। कौन? क्रुक्स कांच। क्रुक्स कांच की विशेषता होती है कि जो पराबैंगनी किरणें हैं सूर्य के धूप में जो आती है उनको ये अपने में जो है अवशोषित कर लेता है। भारत की प्रथम जीवन बीमा कंपनी कौन थी? तो भारत की प्रथम जीवन बीमा कंपनी थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। थी नहीं, अभी भी है, और इसकी स्थापना हुई थी 1818 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत पर आक्रमण की जानकारी हमें मिलती है तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं पुरनानूर से। नहर के उस चैनल को क्या कहा जाता है जहां उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के खिलाफ पानी बहने के लिए मजबूर किया जाता है? और ऐसे स्थान को कहते हैं लिफ्ट चैनल। यानी लिफ्ट चैनल वह स्थान होता है जहां पर उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के खिलाफ पानी बहाने के लिए, उसे बहने के लिए मजबूर किया जाता है। लिफ्ट चैनल का उपयोग तब किया जाता है जब मुख्य स्रोत आपूर्ति स्तर से निचले स्तर पर होता है। अशोक की लिफ्ट का पता सर्वप्रथम टील पैंथर नामक विद्वान ने लगाया था। कब? 1750 ईस्वी में। और अगला पॉइंट है, भारत के महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। यानी भारत के महान्यायवादी है वो भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित जितने भी न्यायालय है उसमें कहीं से भी वो सुनवाई का अधिकार रखता है। किस वर्ष नियम बनाया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा? तो यह नियम बना था 1974 में। 1974 से पहले मरणोपरांत भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 1974 से इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। किसकी खेती मुख्यतः शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में होती है जहां सामान्यतः 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो देखिए, जो बाजरा है इसकी जो खेती होती है वो सामान्यतः ऐसे स्थानों पर होती है जहां पर बारिश कम होती है, और औसत बारिश की बात करें तो 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। बाजरा मोटे अनाज के अंतर्गत आता है, और आप जानते हैं कि मोटे अनाज को हमारी सरकार द्वारा काफी प्रोत्साहन इस समय दिया जा रहा है। जल धातुओं से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन जो जल है वो धातुओं से प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो जल धातुओं से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। खजुराहो को मंदिर बनाने वाले परिवार जो बनाने वाले राजा थे वो किस परिवार के थे? तो खजुराहो के मंदिर बनाने वाले जो राजा थे वो चंदेल परिवार से संबंधित थे। किसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है? तो यूनानी इतिहासकार हेरोडोटास को इतिहास का पिता कहा जाता है। 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी, और भारत का 29वां राज्य तेलंगाना अस्तित्व में आया था 2 जून 2014 को, जिसे आंध्र प्रदेश को विभाजित करके बनाया गया था। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। किसका नारा था? स्वराज स्वदेशी राज्य से सदैव अच्छा होता है, चाहे इसमें कितनी बुराइयां क्यों न हो। तो यह कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती का। जी हाँ, कंफ्यूज मत होइएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद में बहुत कंफ्यूजन होता है। अब पता नहीं आपको होता है नहीं, मुझे बहुत होता है। तो स्वराज विदेशी राज्य से सदैव अच्छा होता है, चाहे उसमें कितनी भी बुराइयां क्यों न हो, यह कथन था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। भारत के लिए संविधान की रचना है
संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो भारत के लिए संविधान की रचना है संविधान सभा का विचार दिया था स्वराज पार्टी ने वर्ष 1934 में। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंती था, जो दो प्रांतों में विभक्त था, उत्तरी अवंत और दक्षिणी अवंत। उत्तरी अवंत की राजधानी उज्जैनी थी, जबकि दक्षिणी अवंत की राजधानी माहिष्मती थी। अगला पॉइंट है कुछ राजवंशों से संबंधित, राजवंशों के अंतिम शासकों से संबंधित। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक थे। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक का नाम नंदवर्धन था और नंद वंश के अंतिम शासक का नाम धनानंद था। ऐत्रेय ब्राह्मण में चार वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन हमें मिलता है। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोरारजी देसाई की पुस्तक है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। हुगली नदी किनारे रिसरा नामक स्थान पर जूट का पहला कारखाना खोला गया था, परंतु किस वर्ष? तो ये खोला गया था 1855 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में हुगली नदी एक्चुअली में गंगा नदी है, जिसे कोलकाता में, हावड़ा में हम हुगली के नाम से जानते हैं। तो इसी हुगली नदी किनारे रिसरा नामक स्थान पर जूट का पहला कारखाना खोला गया था वर्ष 1855 ईस्वी में। अगला पॉइंट है भारतीय संस्कृति के दक्षिण एशिया में प्रसार का हमें पता चलता है कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर से और जावा के बोरोबुदुर मंदिर से। दोस्तों यहाँ पे मेरा नंबर है 9506543831, जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। किसी तरह की जानकारी के लिए, किसी अपडेट के लिए, अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी जिस पे आप चाहते हैं कि इसका वीडियो बनाया जाए, तो आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई नोटिफिकेशन हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या आप मुझे किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए स्पेशली पढ़ाई से संबंधित, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर मुझसे जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा तो उससे संबंधित वीडियो आपको जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। और दूसरी बात दोस्तों आपको बता दें, जब भी आप देखिए पढ़ाई वाले वीडियो देखा करिए तो एक बार कमेंट जरूर चेक कर लिया करिए। हालांकि मैं ये पूरा प्रयास करता हूँ कि किसी भी तरह की कोई भी गलती जो फैक्ट्स है उसमें ना होने पाए, लेकिन ह्यूमन बींग्स है, न चाहते हुए भी कभी कभी गलतियां हो जाती है। तो उस कंडीशन में अगर ऐसी कोई गलती मुझे भविष्य में पता चलती है, तो उसको मैं इस वीडियो के कमेंट में जाके पिन कर दूंगा, तो वो गलती आपको सबसे पहले ही दिख जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि वीडियो एक बार अपलोड हो जाने के बाद फिर उसमें करेक्शन संभव नहीं होता है। और बाकी आप सभी समझदार दर्शक हैं हमारे। अगला पॉइंट है नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो नाइट्रोजन की खोज की थी डेनियल रदरफोर्ड ने 1771 ईस्वी में। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभारत से लिखा था शुंग काल में। भारत में प्रथमतः पुर्तगालियों ने सामुद्रिक व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की थी। कंप्यूटर चिप सिलिकॉन की पतली चिप है, जिस पर विशेष प्रक्रिया से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? तो ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। फ्रैक्चर का खतरा क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इस रोग में अस्थि खनिज तत्व कम हो जाते हैं तथा अस्थि की सूक्ष्म संरचना भी नष्ट हो जाती है। अगला पॉइंट, किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया था? तो महाराणा प्रताप ने सैन्यों को अपनी जो सैन्य व्यवस्था है उसमें उच्च स्थानों पर नियुक्त किया था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराम प्रथम ने कराया था। मदन मोहन मालवीय ने अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यानी 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह अध्यक्षता की थी मदन मोहन मालवीय जी ने। मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। इतिहास में किसे कुड़ी, यानी कुड़ी का देखिए अर्थ क्या है कि पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। तो अजातशत्रु को इतिहास में कुड़ी के पितृहंता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो अजातशत्रु है उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया था। किस योजना के अंतर्गत पहली बार गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस पर जोर दिया गया था। आधुनिक भारत का पिता तथा भारतीय आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी माना जाता है और भारतीय आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। यानी दोनों तरीके से अगर प्रश्न आता है तो आपका आंसर जो है एक ही होगा और वो होगा राजा राममोहन राय, चाहे आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक पूछा जाए या आधुनिक भारत का पिता। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा को प्रचलन में लाने को क्या कहा जाता है? तो इसे विमुद्रीकरण कहा जाता है। प्रकीर्णन के कारण अस्त होते हुए सूर्य का रंग हमें लाल दिखाई देता है। बर्ड फ्लू पक्षियों में एक संक्रामक बीमारी है जो एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप वायरस के कारण होती है। भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, जिन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
बाघ की गुफाओं के चित्र किस काल के हैं? तो बाघ की गुफाओं में जो बने हुए चित्र हैं वो गुप्त कालीन है, यानी गुप्त काल में इनको चित्रित किया गया था। किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है? तो जो रेमन मैग्निस पुरस्कार है उसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुर समंदर की उपाधि दी थी। महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। इसकी गति उथले समुद्र में ज्यादा और गहरे समुद्र में कम होती है। एंड उत्तर प्रदेश में शल्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कुल कितनी है? तो ये संख्या 9 है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी सभी झगड़े किस न्यायालय में निपटाए जाते हैं? तो केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी सभी झगड़े जो है सुलझाए जा सकते हैं, निपटाए जा सकते हैं। किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया था? तो अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया था कुमार गुप्त प्रथम ने। और वैदिक काल में सौत्रामण यज्ञ में सुरा का प्रयोग किया जाता था। देखिए सुरा क्या है, चलिए इस पर बात नहीं करेंगे। गहरे सागर में पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। और पेनगंगा नदी वर्धा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और अजंता श्रेणी में निकलती है। तो ये दोस्तों आज के पॉइंट थे। मैं आप लोग यही सलाह रहेगी जब भी आप पढ़ने वाले वीडियो देखते हैं वो कम से कम 2 बार आप जरूर देखिए, क्योंकि जो फैक्ट्स होते हैं वो आसानी से आपके मस्तिष्क पर स्थान नहीं बना पाते। साथ ही साथ आप अपने समय के अनुसार आप वीडियो की स्पीड कम और ज्यादा भी करके इसको देख सकते हैं। अगर आपको धीरे धीरे सुनना है तो वीडियो आप स्लो कर लीजिए, और अगर आपको तेजी से सुनना है तो आप वीडियो बढ़ा लीजिए सेटिंग में जा करके। तो अपने सुविधा के अनुसार इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर आप इसमें से जुड़ जाइएगा। इससे आपको बहुत सारे फायदे ही फायदे होंगे। आप लगातार इन्फॉर्मेशन से हमारे साथ अपडेट रहेंगे और समय समय पर आपको प्रैक्टिस के लिए भी वहाँ पे मटेरियल मिलता रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।